Good afternoon to everyone. All of you are getting the voice? Yes, a very good afternoon to all of you. क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? कल मैं आपको वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा था ना, कि वेक्टर्स का फिज़िक्स में कितना इम्पोर्टेंस है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपके यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स को सोचने का तरीका, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, कितने एंगल से हमें इस चीज़ को सोचनी चाहिए, वो सभी एंगल्स अगर हमें एक बार पता चल गए तो फिर हम इजीली कोई भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मैं आपके साथ कुछ वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था, दैट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं हम, और इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। कल हम इसी पे बात कर रहे थे, है ना, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो किसी भी दो वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट करवाते हो, किसी भी दो वेक्टर्स को जब हम डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमें रिजल्टेंट जो क्वांटिटी मिलती है वो क्या होती है? दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है वो कोई स्केलर क्वांटिटी होती है। कल हम इस चीज़ को डिफरेंट एग्जाम्पल से भी हमने इसको समझा था कि दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट कैसे करवाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट हमने कल ये समझा कि डॉट प्रोडक्ट का जो इक्वेशन है उसका कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ दिस इक्वेशन a डॉट b which is mod a mod b cos थीटा। हमने इस इक्वेशन को यूज़ करना सीखा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है तो हम a डॉट b कैसे निकालेंगे, हम मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ b कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें हमने कल निकालनी सीखी थी। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स आपको निकालने अब आ जाने चाहिए क्योंकि इसका काफ़ी जगह पे हमें यूज़ होगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट हमने देखा था कल की क्लास में, दैट इज अबाउट टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। अगर मुझे कोई भी दो वेक्टर गिवन है ना, तो अगर मुझे उनके बीच का एंगल निकालना है थीटा, तो थीटा मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी हम कल देख चुके थे। अगर हमारे पास कोई वेक्टर होता था आई कैप माइनस जे कैप और दूसरा कोई वेक्टर है, सपोज करो आई कैप प्लस जे कैप, तो इसके बीच में आपने एंगल निकाल के मुझे बताया था। पहले आपने a डॉट b किया था, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाला, वहाँ से हमने थीटा निकाला, है ना। थीटा का वैल्यू कितना आया था इस केस में? कल का ही प्रॉब्लम फिर से मैं डिस्कस कर रहा था क्योंकि कल मैंने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए वो सारे एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं
तो ये तीनों पॉइंट्स हमने कल कवर कर लिए थे, है ना। यहाँ से थीटा का वैल्यू हमें पता चल गया था, है ना। यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ रहा था हमारा, डॉट प्रोडक्ट करा के देख लो। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट कराने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया, है ना, कि हमें आई वाले कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करना होता है और जे वाले कंपोनेंट को जे से मल्टीप्लाई करना होता है। और मैंने आपको लॉन्ग कट मेथड भी बताया। डॉट प्रोडक्ट कराने के लिए वी हैव डिस्कस्ड बोथ द मेथड्स। लॉन्ग मेथड इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि असली में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, और शॉर्ट मेथड इसलिए बताया ताकि ऑब्जेक्टिव में आप फटाफट उसको सॉल्व कर लो। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट बोला जाए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आई कंपोनेंट को आई से 1 1 ज़ा 1, 1 माइनस 1 इज 0, है ना। मतलब इनका जब डॉट प्रोडक्ट आप कराओगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। 1 माइनस 1 इज 0। अब ए डॉट बी को मुझे पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 0। अब हम सबको पता है कि ए का मैग्नीट्यूड तो कभी 0 होगा नहीं, यहाँ से देख लो निकाल के, ए का मैग्नीट्यूड इज नेवर 0। बी का मैग्नीट्यूड भी यहाँ से आप निकाल के देख सकते हो, इट इज़ ऑल्सो नॉट 0। तो इस पूरे इक्वेशन को 0 बनाने के लिए किस चीज़ का 0 होना ज़रूरी है, कॉस थीटा को 0 होना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन 0 होगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो नॉन 0 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी नॉन 0 है। तो अगर पूरे इक्वेशन को 0 बनाना है तो थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, है ना। और इन वेक्टर्स को हमने दूसरे एंगल से भी देखा था कि हम ग्राफिकली भी इसको प्लॉट करके प्रूफ कर सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो जैसे कि पहला वेक्टर है आपका आई कैप माइनस जे कैप, तो आई कैप का मतलब हुआ 1 यूनिट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, माइनस जे कैप का मतलब 1 यूनिट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो दिया आपका वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ठीक है, ये मैंने आपको कल बता दिया। सिमिलरली बी वेक्टर आपका कैसे होगा, 1 यूनिट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड 1 यूनिट इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो ये दिस विल बी योर बी वेक्टर, ठीक है। ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये सब 1 यूनिट है, ठीक है, ये सब 1 1 यूनिट है। हम सबको पता है अगर मुझे ये एंगल निकालना है थीटा, तो tan थीटा लगा दूंगा 1/1, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से ये एंगल आपको 45 मिल जाएगा, ये 45 तो ये भी 45, तो दोनों का सम मिला के कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। मतलब ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री, है ना। एक वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, ये टोटल एंगल आपका कितना हो रहा है, 90 डिग्री। समझ आया। तो हम एक ही चीज़ को वेक्टर से भी निकाल सकते हैं, उसी चीज़ को हम ग्राफ पे प्लॉट करके भी प्रूफ कर सकते हैं कि उनके बीच का एंगल क्या हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कल डिटेल में एनालिसिस करी थी। थीटा एंगल निकालना भी हमने सीख लिया था, है ना। इसके बाद मैंने आपको एक चौथा पॉइंट और बताया था डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, दैट इज योर प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन से रिलेटेड भी हमने बात करी थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्ट करते हैं तब भी हम वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे ए वेक्टर को बी वेक्टर पे प्रोजेक्ट करना है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट होगा यहाँ पे, ए कॉस थीटा, ठीक है। ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। सो अब मुझे डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। आई नो द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो मान लो कई बार एग्जाम में मुझे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो उनके कहने का मतलब ये होता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा। आपको ए कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ए कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, कैन इजीली फाइंड, विच इज ए डॉट बी अपॉन बी,
this is the value of a cos theta, which is known as projection of a vector on b vector. क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? सिमिलरली अगर मुझे प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a निकालना है तो आई विल राइट लाइक दिस, a डॉट b ऑन a which is equal to b cos theta, which is equal to projection of b vector on a vector. ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसको हम कितने एंगल से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेफिनेशन एक ही है. देखो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन सेम है लेकिन यूज़ करने के तरीके अलग अलग हैं, तो सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए. ये चारों पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे और एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लो. ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ यहाँ तक. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? इन चारों पॉइंट्स में से किसी में भी डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं. इसके अलावा मैंने आपको ये भी बोला था कि बेटा एक टेबल बना लेना ट्रिग्नोमेट्री का, जो बेसिक सा टेबल होता है वो आपको पता होना चाहिए. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है ना. ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन, कॉस, टेन, ये कैसे आपको निकालना है ये भी मैंने आपको बता दिया था. ठीक है, तो ये कुछ मैथमेटिकल पार्ट है. इतना पार्ट आपको आना चाहिए, चाहे आप बायो वाले स्टूडेंट्स हो तो भी आपको इतनी वाली मैथ्स तो आनी चाहिए. इतनी बेसिक मैथ्स बायो वालों को भी आनी चाहिए क्योंकि फिजिक्स के लिए वो ज़रूरी है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है एवरीवन. चलो ठीक. तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से मुझे एक बार डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताओ दो वेक्टर्स का, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आ गया है. ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप and b vector is equal to 2i cap plus j cap minus k cap. Find the value of, देखो क्या क्या फाइंड करना है आपको बताता हूँ. सबसे पहले फाइंड करोगे a डॉट b, also find magnitude of a, magnitude of b, projection of a on b, projection of b on a, angle theta between the vectors. Also plot the vectors graphically. अगर ये सारे पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो तो मतलब ऊपर वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया. चलो जल्दी से स्टार्ट करो और पॉइंट वाइज मेरे को सबके आंसर चाहिए. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. सब लोग करेंगे बेटा.
सबको सॉल्व करना है और सारे पार्ट आपको सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक में, और जल्दी से मेरे को आंसर बताते जाओ। जो जो पार्ट सॉल्व करते जाओ उसका आंसर लिखते जाओ कमेंट बॉक्स में। ए डॉट बी का वैल्यू कितना है? चलो सबसे पहले बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी? -1। सबका -1 आ रहा है। ए डॉट बी 3 2 जा 6, 6 - 6 0, 0 - 1 is -1। वेरी गुड, -1 इज करेक्ट आंसर। सेकेंड वाला निकालो। सेकेंड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ रहा है? √46। अच्छा, सबका √46 आ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए चेक करते हैं। देखो, √3 स्क्वायर इज 9 प्लस -6 स्क्वायर इज 36 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, तो ये कितना हो जाएगा? 46। वेरी गुड, √46। नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? √6। ओके, √4 + 1 5 + 1 6, बिल्कुल सही जवाब है। नाउ फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना आ रहा है? अरे प्रोजेक्शन निकालना आता है ना, अभी अभी बताया मैंने। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए ऑन बी का मतलब आपको फाइंड करना है ए cos थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मीन्स ए cos थीटा। अभी अभी आपको ऊपर बताया, जब हम ए का बी पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं
तो हम ए वेक्टर को बी पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो ए को जब बी पे प्रोजेक्ट करेंगे तो यू विल गेट दिस कंपोनेंट एज ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर बी ऑन ए बोलेंगे तो बी को हम ए पे प्रोजेक्ट करेंगे, सो दिस कंपोनेंट विल बी बी कॉस थीटा। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, जिसका प्रोजेक्शन बोला हो उस वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्ट करो। बात समझ आई? तो अभी हमें ए ऑन बी निकालना है। ए ऑन बी का मतलब ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा का मतलब ए डॉट बी अपॉन बी। वी हैव टू फाइंड दिस ए डॉट बी अपॉन बी। तो डॉट प्रोडक्ट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, डॉट प्रोडक्ट तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ए कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी अपॉन बी, एंड वी नो दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज -1, तो -1 अपॉन बी। अब ये बी क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज √6, सो योर आंसर इज -1/√6। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। समझ आया? This is the projection of A on B, which is -1/√6. अब सिमिलरली निकालो B on A, निकाल के बताओ। Find the projection of B on A. Find the projection of B on A. जैसे A on B निकालो वैसे B on A निकालो। -1/√46 है ना, बिल्कुल सही बात। -1/√46। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एंगल थीटा, थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। आपको दोनों वेक्टर्स पता है, आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है थीटा। थीटा के लिए क्या करोगे, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? यूज द डेफिनेशन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो वहां से आप मुझे थीटा निकाल के बताओ कि दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा कितना आएगा। ये थीटा का वैल्यू आया किसी का? अरे सॉल्व तो करोगे ना, पेन पेपर लेके सॉल्व करोगे ना, ऐसे ओरली थोड़ी आंसर आ जाएगा। पेपर और पेन पे सॉल्व करके देखो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है।
हाँ, किसी ने सॉल्व किया? सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? इतना टफ लग रहा है क्या? एंगल निकालने को ही तो बोला है आपको। डेफिनेशन को यूज करो। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकाल लो यहाँ से, कितना आ जाएगा? ए डॉट बी का वैल्यू हमें पता है, इट इज -1 इज इक्वल टू ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इट इज √6 इंटू √46 इंटू कॉस थीटा. So we will get cos theta is equal to -1 upon √6 into 46. तो थीटा क्या हो जाएगा? मैंने आपको बोला जब इस तरह का आंसर आएगा तो हम थीटा को कॉस इनवर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे. √6 into 46, तो 46 6 कितना हो जाएगा? 276. ठीक है, दिस विल बी योर आंसर. जब आप थीटा एक्चुअल में नहीं निकाल सकते तो आप इस टर्म में आंसर लिखोगे. ये मैंने आपको कल भी बताया था. थीटा जब हम असल में नहीं निकाल पाएंगे तो हम उसको कॉस इनवर्स के टर्म में लिख देंगे. बात समझ आई? हाँ, तो कॉस इनवर्स ऑफ -1 अपॉन √276, दिस विल बी योर आंसर. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है. अगर आंसर आ रहा है थीटा का तो निकालोगे, अगर नहीं आ रहा है तो कॉस इनवर्स के टर्म में लिख दो. दैट्स इट. नेक्स्ट आ जाओ, प्लॉट द वेक्टर्स ग्राफिकली. तो ग्राफिकली कैसे प्लॉट करोगे? अब ये 3D वेक्टर, तो 3D को आप ग्राफिकली में तो आपको फिर 3 एक्सेस शो करनी पड़ेगी ना. तो आपको i j के तीनों एक्सेस लेनी पड़ेगी. बात समझ आई? 3D वेक्टर है तो आपको x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस तीनों कंसिडर करनी पड़ेगी और फिर आप वेक्टर्स को प्लॉट करोगे. समझ आया? तीनों एक्सेस को लेके देन यू विल प्लॉट द वेक्टर्स. ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ से प्लॉट कैसे करोगे? प्लॉट करना तो सिंपल है. 3 यूनिट्स इन i कैप, -6 इन j कैप, 1 इन k कैप. तो 3 यूनिट्स इन i कैप का मतलब पॉजिटिव x एक्सेस, तो 1 2 3. -6 यूनिट्स इन j कैप, तो -j कैप आपका यहाँ पे होगा, प्लस j कैप यहाँ पे है तो -j कैप कहाँ होगा, और प्लस k कैप अगर यहाँ पे है तो -k कैप कहाँ होगा. ठीक है, बात समझ आई? तो अब उस हिसाब से आप वेक्टर को प्लॉट करोगे, पॉइंट्स को कनेक्ट करो. और k कैप में देखो 1 यूनिट है तो 1 यूनिट इन k कैप. ठीक है, तो ये 3 पे यहाँ पे और यहाँ पे, इन दो का इंटरसेक्शन यहाँ पे, और ये 1 यूनिट यहाँ पे. ठीक है, अब इसको हम 2D में ऐसे शो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको फील कर सकते हो. 1 यूनिट यहाँ पे चला और 6 यूनिट्स यहाँ पे चला नेगेटिव z y एक्सिस में, और 3 यूनिट्स यहाँ पे चला पॉजिटिव x एक्सिस. ठीक है, बात समझ आई? क्लियर है? अब इसको 3D में आप इधर तो प्लॉट नहीं कर सकते. 3D के लिए आपको प्लॉट करना है तो 3D को 2D में हम यहाँ पे नहीं बता सकते, है ना. 3D वेक्टर को आप इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा. 3D वेक्टर को 2D वेक्टर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, है ना. 3D वेक्टर है ना वो. या तो आप ऐसा करो कि क्यूब बना लो, है ना, या तो एक बड़ा सा क्यूब बना लो, उसमें आप प्लॉट शायद कर पाओ. 3D वेक्टर को प्लॉट करने के लिए क्यूब वाला मेथड सही रहता है. एक क्यूब बना लो और उस पर एक्सेस आप नेम दे दो, एक्सेस के नेम दे दो. ठीक है, एक्सेस के नेम्स दे दो.
जैसे कि आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाली आपकी वाई हो गई, और ये वाली आपकी जेड हो गई। इस तरह से क्यूब बना के अब आप वेक्टर को प्लॉट कर सकते हो। इसको ओरिजिन मान लो और अब देख लो कितने यूनिट्स कहाँ पे गया, कितने यूनिट्स कहाँ पे गया। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब आप इन वेक्टर्स को क्यूब बना के फिर प्लॉट करोगे, तब आप 3D में थोड़ा आपको फील आएगा, है ना। जैसे आप इन वेक्टर्स को प्लॉट करोगे, प्लॉट कैसे करना है, सिंपल तरीका। आई कैप में 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स आई कैप में चलो, माइनस जे कैप में 6 यूनिट्स और के कैप में 1 यूनिट। सिमिलरली बी वेक्टर को बनाना है तो 2 यूनिट्स इन आई कैप, 1 यूनिट इन जे कैप एंड माइनस 1 यूनिट इन के कैप। क्लियर है? क्यूब बना के प्लॉट कर लेना, होमवर्क में इसको करना और मुझे शो करना किस तरह से आपका डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब कई बार ना हमें फिजिक्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे वेक्टर्स अप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि कई बार हमें पोजीशन वेक्टर दिया होता है ना। पोजीशन वेक्टर जैसे कि सपोज करो दिया है, अभी तक हम पोजीशन वेक्टर इस तरह से लेते थे, 2i कैप प्लस 3j कैप, इस तरह से लेते थे। लेकिन कई बार ये पोजीशन वेक्टर आपका वेरिएबल होता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट ही हो। तो सपोज करो मेरा पोजीशन वेक्टर अगर टाइम का फंक्शन, इसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो आई कैन राइट लाइक दिस 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3tj कैप। मतलब अब मेरा जो पोजीशन वेक्टर है वो कांस्टेंट होने की बजाय वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर t इक्वल टू 0 पे मेरा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 0i कैप प्लस 0j कैप। इसको साथ साथ प्लॉट करते जाओ। मतलब t इक्वल टू 0 पे मैं कहाँ पे था, t इक्वल टू 0 पे मैं यहाँ पे था, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस और ये मेरा ओरिजिन। ठीक है, तो कई बार हमें पोजीशन वेक्टर वेरिएबल के टर्म में दे दिया होता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको कांस्टेंट ही मिला जाएगा, कई बार हमें वेरिएबल दिया होता है। तो अब वेरिएबल को कैसे समझे, तो इसका मतलब ये है कि जब आप टाइम t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपका पोजीशन वेक्टर 0 हो जाएगा। 0 का मतलब आप ओरिजिन पे हो, आप अभी इस टाइम पे कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो। अब जैसे ही मैंने t इक्वल टू 1 पुट किया तो मेरा पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, 1 सेकेंड पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज़ 2i कैप प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3j कैप। मतलब अब मैं पहुंच गया 2 स्टेप्स इन x एक्सिस एंड 3 स्टेप्स इन y एक्सिस। मतलब मेरी पोजीशन हो गई यहाँ पे, तो मैंने जर्नी अपनी यहाँ से स्टार्ट करी और अब मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, सिमिलरली चलो देखते हैं t इक्वल टू 3 सेकेंड पे मैं कहाँ पे पहुँचूँगा। तो मेरा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 3 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 आई कैप प्लस 3 3 ज़ा 9 जे कैप। ठीक है, तो 3 सेकेंड पे मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, 18 यूनिट्स, मतलब 18 यूनिट्स x एक्सिस में कवर कर चुका होगा, बहुत आगे निकल गया, और 9 यूनिट्स y में कवर कर चुका हो, y में भी काफ़ी आगे निकल गया हूँ, अब इधर कहीं पहुँच गया हूँ। तो इस तरह से मेरा पोजीशन वेक्टर वेरी होता जाए। ठीक है, तो ये मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ पोजीशन, यू कैन से r। ठीक है, दिस इज द पोजीशन x और y के टर्म्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम मैं यहाँ पे नोट करूँगा, t इक्वल टू 0 पे मैं यहाँ पे था, फिर t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मैं यहाँ पहुँच गया, और t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे मैं यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, टाइम मैं यहाँ पे डिनोट कर दूँ। तो ये तो वेरिएबल, जब हमारा पोजीशन वेक्टर वेरिएबल होता है उसका केस है। हमारा पोजीशन वेक्टर वेरिएबल है तो टाइम के साथ मतलब पोजीशन मेरी चेंज होती जा रही है, टाइम के साथ मेरी पोजीशन
चेंज होती जा रही है, मतलब मेरा ग्राफ इस तरह से कुछ आ रहा है, टाइम के साथ मेरी पोजीशन जो है वो चेंज होती जा रही है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? तो पोजीशन वेक्टर हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको कांस्टेंट ही मिलेगा, इट मे बी वेरिएबल, और वेरिएबल भी हो सकता है। क्या इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो? अब अगर पोजीशन वेक्टर आपका वेरिएबल है, अगर पोजीशन वेक्टर आपका वेरिएबल है, तो अब मैंने आपको बोला सपोज करो बेटा फाइंड करो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। अब हम सबको पता है वेलोसिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यही डेफिनेशन होती है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time. So it is basically dr by dt, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमेशा आपका पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं, इट मे बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट मे बी अ फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल। जनरली हम टाइम कंसिडर करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार टाइम ही हो सकता है कोई दूसरा वेरिएबल दे दिया, कोई दूसरा पैरामीटर दे दिया। पोजीशन x के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकता हूँ, पोजीशन y के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकता हूँ, पोजीशन t के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो वेक्टर जो है, वेक्टर हमेशा आपका कांस्टेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वेक्टर में भी वेरिएबल, दिस इज़ अ वेरिएबल वेक्टर, दिस पोजीशन वेक्टर इज़ अ वेरिएबल वेक्टर। वेरिएबल का मतलब उसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो रही, इसकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फिक्स्ड पोजीशन वेक्टर, इट इज़ अ वेरिएबल पोजीशन वेक्टर, है ना। मतलब पॉइंट टू पॉइंट पोजीशन आपकी चेंज होती जा रही है, टाइम के साथ जो पोजीशन है हमारी चेंज होती जा रही है। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, अभी तक मैंने आपको इस तरह के केसेस दिए थे कि हमारा कोई पोजीशन वेक्टर है जैसे कि 2i कैप और 3j कैप, तो आप लोग क्या करते थे, 2 स्टेप यहाँ चलते थे, 3 स्टेप यहाँ चलते थे, और इस पॉइंट को कनेक्ट कर देते एक वेक्टर से, और आप बोल देते थे दिस इज योर आर वेक्टर, ठीक है। बट नाउ इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मतलब टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो अब मैं इसको किसी एक वेक्टर से तो डिनोट नहीं कर सकता ना, इसकी तो पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती जा रही है। पहले ये वेक्टर इतना सा था, अब ये यहाँ पे पहुँच गया, फिर ये यहाँ पे पहुँच गया, तो मैं इसको किसी सिंगल वेक्टर से तो डिनोट कर ही नहीं सकता हूँ। आई कांट डिनोट दिस पोजीशन वेक्टर विद अ सिंगल वेक्टर, बिकॉज एट ईच एंड एवरी पॉइंट द पोजीशन इज चेंजिंग एंड कीप गोइंग ऑन चेंजिंग, ठीक है। कुछ भी चेंज हो रही है, मुझे नहीं पता, जैसे मैं इनपुट करूँगा यहाँ पे टाइम का वैल्यू, वैसे ही मुझे पोजीशन वेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि जब मैं टाइम को फिक्स कर दूँ देन आई कैन प्लॉट द पोजीशन वेक्टर। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि t = 1 सेकेंड पे पोजीशन वेक्टर बताओ, देन आई कैन शो दैट एट t = 1 सेकेंड द पोजीशन वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड देन आई कैन प्लॉट दिस वेक्टर 2 units in x axis and 3 units in y axis, then I can plot this vector. But this is at a particular instant of time which is t is equal to 1 second. At t equal to 3 second, again this vector will change. It is 18i cap plus 19j cap. तो अब मैं पोजीशन वेक्टर ऐसे शो करूँगा, 18i cap plus 19j cap, मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ पे कहीं, 18i cap plus 9j cap तो यहीं पे कहीं आएगा, इतना दूर। पहले मेरी पोजीशन यहाँ थी, अब मेरी पोजीशन यहाँ पे हो गई, कुछ टाइम बाद मेरी पोजीशन और कहीं होगी, और उसके कुछ टाइम बाद मेरी पोजीशन और कहीं होगी। इस तरह से मेरी पोजीशन चेंज होती जा रही है टाइम के साथ, तो मेरे पोजीशन के वेक्टर्स भी चेंज होते जा रहे हैं, टाइम के साथ मेरे पोजीशन के वेक्टर्स भी चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गया, तो ये फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन
इनको जो वेक्टर कनेक्ट करता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन दो वेक्टर्स को जो वेक्टर कनेक्ट करता है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में यही फर्क है। पोजीशन वेक्टर जो है, बेटे ध्यान से देखो, पोजीशन वेक्टर जो आपका है उस पॉइंट पे उसकी पोजीशन को बताता है, एंड विच ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम द ओरिजिन। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज द कनेक्टिंग वेक्टर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जो वेक्टर कनेक्ट करता है वो आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज योर फाइनल पोजीशन वेक्टर, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन। So I can define the displacement vector as final position vector minus initial position vector. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल लॉ लगाया। देखो ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब जब आप ये फाइनल पोजीशन वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐड करोगे तो आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। देखो, if you add final position vector, सॉरी डायरेक्शन मैंने उल्टा कर दिया। इसका डायरेक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल होता है। ठीक है, तो अब आप ट्राइंगल लॉ लगाओ। देखो, इनिशियल वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट द फाइनल वेक्टर। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर है सबको? अरे समझ आ रही है आपको, बातें समझ आ रही है कैसे मैं वेक्टर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों से? ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, है ना। हमने वेक्टर्स पढ़ा तो उसका वेक्टर्स का एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर्स का कहाँ कहाँ कनेक्शन हो सकता है। इतने दिन से मैं वेक्टर आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि वेक्टर से आप हर चैप्टर को कनेक्ट कर पाओ। मैंने आपको 1D मोशन, 2D मोशन, वेक्टर से हर चीज़ आपको निकलवा के पढ़ा दूंगा। वेक्टर से वर्क एनर्जी पावर भी निकलवा दूंगा, वेक्टर से 1D मोशन भी पढ़ा दूंगा, वेक्टर से 2D मोशन भी पढ़ा दूंगा, वेक्टर से ही प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ा दूंगा। सब कुछ वेक्टर से ही पढ़ा सकते। वेक्टर का स्कोप इतना बड़ा है, अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, वेक्टर्स हर चैप्टर से कनेक्टेड है। हर चैप्टर से, फिजिक्स के हर चैप्टर से वेक्टर कनेक्टेड है। मतलब आप ऐसा इमेजिन करो कि ये अगर आपका वेक्टर है तो ये हर चैप्टर से आपका कनेक्टेड है। वेक्टर इज द सेंटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। यहीं से आप 1D मोशन भी कनेक्ट करोगे, यहीं से आप 2D मोशन भी कनेक्ट करोगे, यहीं से आप प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ोगे, यहीं से आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी वेक्टर यूज होता है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स जो भी आप है। यहीं से आप वर्क एनर्जी पावर को भी लिंक करोगे। इसके बाद के चैप्टर्स जो आप पढ़ोगे, उसके बाद जो आप सर्कुलर मोशन पढ़ा जो, वहाँ पे भी वेक्टर्स है ना। फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, वहाँ भी वेक्टर्स है। कहने का मतलब ये है, वेक्टर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस फिजिक्स। तो वेक्टर्स को आप जितनी डेप्थ में जानोगे, जितना डेप्थ आपका होगा वेक्टर्स के लिए, उतना इजीली आप बाकी के चैप्टर्स को कनेक्ट कर पाओगे। ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक ये कनेक्शन नहीं होता तब तक ऐसा लगता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार ये कनेक्शन हो गया तो फिर आप फिजिक्स को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करो। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर जो है आपका, ये कांस्टेंट हो भी सकता है और ये कांस्टेंट नहीं भी हो सकता, ये वेरिएबल भी हो सकता है। अगर ये वेरिएबल है और ये टाइम का फंक्शन है, तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। और जब मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे यहीं से क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटीज आप पढ़ते हो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज।
these all are vector quantities. ठीक है, अब याद करो जब मैंने आपको इन क्वांटिटीज को ऐड करना सिखाया था, अगर हमें फोर्स को ऐड करना है तो भी हमें वेक्टर के लॉस फॉलो करने पड़ेंगे, अगर हमें वेलोसिटी को ऐड करना है तो भी हमें वेक्टर के लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है तब भी आपको वेक्टर के लॉस चाहिए। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो वेक्टर्स का कितना बड़ा स्कोप है? स्कोप को पहले समझो कि वेक्टर्स का जो स्कोप है वो कितना ब्रॉड है, कितना वाइडली स्प्रेडेड है, इस चीज को समझो, है ना। तो किस तरह से हमने वेक्टर्स को कनेक्ट किया ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अब सपोज करो एक सवाल करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा। सपोज करो हमारे पास एक पार्टिकल है, इसका मास है 2 किलो, ठीक है। सपोज करो एक मास है 2 kg, मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg, ठीक है। और ये मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और v वेलोसिटी मुझे दी हुई है विच इज़ 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। सपोज करो ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी है और वेलोसिटी मुझे गिवन, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड क्या करना है? आई हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम, what is the value of momentum. We have to find the value of momentum. अब momentum क्या होता है आपको पता है? What is momentum? व्हाट इज मोमेंटम? 9-10 क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है मोमेंटम क्या होता है, सबको आना चाहिए। मोमेंटम का डेफिनेशन तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। मोमेंटम किसको बोलते हैं? किसी को याद है? एनी वन ऑफ यू? व्हाट इज मोमेंटम? किसी को नहीं पता मोमेंटम क्या होता है भाई? कितनी बार हम पढ़ चुके हैं चीज को? मैत्री शाह, पूजा पटेल, खुशी सिंह, प्रियांशी, विश्वा, मैत्री पटेल, स्वस्तिक, nobody knows what is momentum. मास इनटू वेलोसिटी, है ना। अरे पता है तो बताओ ना, फिर इतनी देर लगाते हो बताने में, सोचने में इतना टाइम क्यों लगाते हो? मास इनटू वेलोसिटी। तो अब हमें मास पता है, मास कैसी क्वांटिटी है? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे भी स्केलर वेक्टर आ गया देख लो। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
मतलब जब आप मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मोमेंटम का जो वेक्टर होगा क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर की बात करूं, तो जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है ना। अब जैसे वेलोसिटी वेक्टर का जो x कंपोनेंट है उसका यूनिट कितना है 2, तो मतलब इस वेक्टर का जो x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है 2, इसका x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 4, मतलब इसका वेक्टर होगा ऑब्वियसली इससे लेंथ में बड़ा होगा, है ना। तो जब भी हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाता है, उसके मैग्नीट्यूड में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। डायरेक्शन दोनों की सेम है, अब चाहे ये वाले वेक्टर की बात करूं चाहे ये वाले वेक्टर की बात करूं, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। आप इसमें से 2 कॉमन ले लो तो यू विल गेट द सेम वेक्टर, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, which means that direction of both the vector is same। अगर वेलोसिटी वेक्टर ये डायरेक्शन में तो मोमेंटम वेक्टर का भी डायरेक्शन यही होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा क्योंकि उसको हमने किसी पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया। पॉजिटिव स्केलर इज योर मास। यही चीज़ तो आपको समझा रहा हूँ 2 दिन से कि क्या किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाता है, उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आता। डायरेक्शन में चेंज तब आता जब मैं यहाँ पे नेगेटिव स्केलर यूज़ करता, अभी मैंने यहाँ पे पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया। बात समझ आई? व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद अ नेगेटिव स्केलर देन इट विल चेंज रिवर्स द डायरेक्शन। अब अरे आप बातों को समझ पा रहे हो ना, या फिर ऐसे ही हाँ हाँ कर रहे हो? Are you able to understand what I am saying? चलो ठीक है, आज हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं और कल हम फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।